हे गाइस, वेलकम बैक टू विक्रम ट्यूटोरियल। आप देख रहे हैं आपका चहेता चैनल विक्रम ट्यूटोरियल। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पे। तो ज़्यादा देर किए बिना हम लोग शुरुआत करते हैं आज का पहला क्वेश्चन पे। बाल्यावस्था की अवधि में विकास धीमी गति से होता है एवं उसे मापा नहीं जा सकता। दूसरा ऑप्शन है बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। तीसरा ऑप्शन में केवल परिमाणात्मक परिवर्तन होते हैं और चौथा है अनियमित और असंबद्ध होता है। तो बाल्यावस्था की अवधि में विकास बहुस्तरीय और मिश्रित होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और जो स्टूडेंट आज जुड़े हों मेरे चैनल से, मैं उन्हें बता दूं कि मैं लगातार 4 बार सीटेट क्वालिफाई हूं और मुझे पूरा उम्मीद है कि अगला जो 5वां सीटेट दूंगा उसे भी क्वालिफाई और अच्छे मार्क्स से लाऊंगा, क्योंकि इस बार आप लोग के साथ मैं भी सीटेट का प्रिपेयर करने का कोशिश करूंगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। निकटस्थ विकास का क्षेत्र क्या है? बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क व आर्थिक अधिक कौशल वाले समकक्षियों की सहायता से बच्चे द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र है। विभिन्न प्रकार के कार्य जो कि अपनी आयु के अनुसार बच्चों को करने चाहिए परंतु वह नहीं कर सकती है, वह प्रक्रिया जिसमें शुरू में विभिन्न समझ वाले दो व्यक्ति समान समझ पर पहुंचते हैं। और चौथा ऑप्शन वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे समाज के वयस्क सदस्यों द्वारा निर्धारित विधि से कार्य करते हैं। तो निकटस्थ विकास का क्षेत्र अगर आप पढ़े होंगे वाइगोत्स्की का, तो आपको पता होगा कि बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क व अधिक कौशल वाले समकक्षों की सहायता से बच्चे द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र को ही निकटस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं। इसे अंग्रेजी में जेडपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहा जाता है। तो एक चीज मैं फिर बता दूं कि आप अगर लगातार प्रैक्टिस करेंगे मेरे साथ तो सीटेट में बहुत ज़्यादा मार्क्स लाएंगे, मतलब अच्छा मार्क्स लाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में पहला ऑप्शन परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और प्रतिज्ञप्ति चिंतन करने में समर्थ है। दूसरा ऑप्शन है केंद्रीकरण और अनुत्क्रमणीय सोच से आबद्ध है। तीसरा ऑप्शन है संरक्षण, वर्गीकरण व श्रेणीबद्धता करने में सक्षम नहीं है। और चौथा ऑप्शन है प्रतीकात्मक और सांकेतिक खेलों में भाग लेना प्रारंभ करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रतीकात्मक और सांकेतिक खेलों में भाग लेना प्रारंभ करते हैं। तो एक चीज मैं बता दूं, जीन पियाजे का जो आपका विकास का जो अवस्था है उस अवस्था को जरूर पढ़ लीजिएगा, और वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्योंकि 1 to 5 के पेडागोजी और साथ ही साथ 6 to 8 पेडागोजी में भी पूछा जाता है और दोनों में ही क्वेश्चन आता है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। लॉरेंस कोलबर्ग की नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में है जब वह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियता पूर्वक बनाए रखने से धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है। तो ऑप्शन है दंड और आज्ञा पालन अभिविन्यास, सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास, यंत्रीय उद्देश्य अभिविन्यास और सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। तो ये मेरा क्वेश्चन का आंसर गलत हो गया है, मैंने ठीक किया था सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, जबकि इसका आंसर होगा सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास। अगर लॉरेंस कॉलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत अगर जानते हैं तो आप लोग जरूर अच्छा से टिक कर पाइएगा। और मैंने इसे नहीं पढ़ा था क्योंकि मैं सीटेट का तैयारी नहीं करता था, लेकिन अब आप लोग के साथ मैं भी आप लोग के साथ लगातार प्रैक्टिस करते रहूँगा। तो बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, क्या बोल रहा है मेरे प्यारे दोस्तों? हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा बुद्धि के अनुसार और अंतःस्थिति अनुपालन संभावना के अनुसार सही है? बुद्धि का प्रकार है स्थानिक और अंतःस्थिति अनुपालन संभावना है मनोवैज्ञानिक। अंतर्व्यक्तिक विक्रेता, भाषिक मूर्तिकार, शारीरिक गति संवेदना खिलाड़ी। तो एकदम इसका आंसर सिंपल है, इसका आंसर हो जाएगा शारीरिक गति संवेदना खिलाड़ी। आइए बढ़ते लॉ वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। बच्चे भाषा अधिग्रहण यंत्र द्वारा सीखते हैं। बच्चों का संज्ञानात्मक विकास चरणों में होता है। स्कीमा के परिपक्वन से बच्चों में संज्ञानात्मक विकास अग्रसर होता है। पहले तो मैंने टिक सही किया था, लेकिन उसके बाद में फिर चेंज कर दिया। तो एक्चुअली आंसर क्या होता है? बच्चे में संज्ञानात्मक विकास में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन, पहला ऑप्शन बच्चों के अधिगम में सहायक नहीं है।
बच्चों की अधिगम प्रक्रिया में रुकावट उत्पन्न करता है। अभिभावकों को प्रतिपुष्टि देने के प्रयोजन से बेहद सफल, कम सफल एवं असफल विद्यार्थियों को पहचानने में सहायक होता है। चौथा ऑप्शन है बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बच्चों की समझ की जानकारी देता है और अध्यापिका को अपने शिक्षा शास्त्र पर विचार करने में सहायक होता है। तो बिल्कुल यही ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग वीडियो पसंद कर रहे हैं। और एक ही चीज़ बोल दूं कि ज़्यादातर जो ऑप्शन होता है, जो लंबा ऑप्शन होता है, वही ज़्यादातर आंसर होता है, लेकिन इसका मतलब ये ना समझें कि वही उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर ऐसा होगा तो सब लोग ऐसा ही करेंगे, टिक करेंगे। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है, क्या बोल रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, कि कक्षा में सभी लिंगों में जेंडर रूढ़िवादिता कम करने और विकास के विस्तार की संभावना को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली पद्धति कौन सी है? लिंगों के जैविक अंतरों की उपेक्षा करना और उन्हें अस्वीकार करना, समाज में चित्रित लिंग भूमिकाओं को प्रबल करना, एक ही लिंग के योग्यता समूह बनाना, क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह को बनाना और विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना। तो इसका आंसर हो जाएगा क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह को बनाना और विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना। लगातार अगर आप प्रैक्टिस करते हुए चले जाएंगे तो उम्मीद है कि, और एक चीज़ मैं सीटेट के विद्यार्थियों को ये बोलना चाहूँगा कि लगातार आप एक सेट ले लें और सेट का प्रैक्टिस अभी से अगर कर देंगे तो 130 से 140 मार्क्स भी आ सकता है, आप टॉपर भी हो सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 9 बात कर लेते हैं। अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषिता को डैश समझना चाहिए? एक गुण और साधन, एक रुकावट, एक समस्या, एक व्यवस्थागत मुद्दा। तो इसका आंसर हो जाएगा एक गुण और एक साधन। बहुभाषिता को एक गुण और एक साधन मानना चाहिए। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बाल केंद्रित कक्षा वह है जिसमें अध्यापक केवल पाठ्य पुस्तकों को ज्ञान के लिए स्रोत के लिए उपयोग करता है। अध्यापक बच्चों को उनकी क्षमता के आधार पर वर्गीकृत करता है। बच्चों के व्यवहार को निर्देशित करने के लिए अध्यापक पुरस्कार और दंड का प्रयोग करता है। अध्यापक लचीला है और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अध्यापक लचीला और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है। तो बहुत ज़्यादा ये हवा भी बह रहा है, तो जिसके कारण से पेज उड़ गया। आइए हम बढ़ते हैं, इस सब बकवास किए बिना आगे बढ़ते हैं कि इस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो लेवाइगोत्स्की, जीन पियाजे, अल्बर्ट बंडूरा, B.F. स्किनर। तो आपको जब पढ़े होंगे सांस्कृतिक उपकरण लेवाइगोत्स्की के सिद्धांत में आता है। तो सभी जितने भी मनोवैज्ञानिक है, लेवाइगोत्स्की, जीन पियाजे, अल्बर्ट बंडूरा, B.F. स्किनर, पियाजे और वाइगोत्स्की के बारे में जरूर से जरूर जानकारी इकट्ठा करें, क्योंकि इसमें आपका पेडागोजी के क्वेश्चन में बराबर ये देखने को मिलता है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है? बड़े आकार की मुद्रित पुस्तकें, त्रिविमीय नक्शे और चार्ट, बोलती पुस्तकें, स्पर्श सूचना पट या छोटी मुद्रा वाला कार्यशीट। तो सिंपल सा क्वेश्चन है ये वाला, छोटी मुद्रा वाला कार्यशीट, क्योंकि इसे वो स्पष्ट देख नहीं पाएगा। समावेशी शिक्षा के अंतर्निहित विचार है बच्चों को उनकी योग्यता के आधार पर पृथक करना और व्यावसायिक प्रशिक्षण का प्रबंध करना, बच्चों की अक्षमताओं के आधार पर उनकी सीमाओं की पहचान करने के लिए उन्हें नामांकित करना, अलग अलग अक्षमताओं वाले बच्चों के लिए विशिष्ट शैक्षिक संस्थाओं का प्रावधान करना, दार्शनिकता की सभी बच्चों की नियमित विद्यालय में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। ये मैंने पता नहीं कैसे गलती कर, जबकि हम लोग पढ़ते हैं समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन, मैंने B.Ed में पढ़ा भी था, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने वहाँ एग्जाम में गलती कर दिया। ठीक है, तो ये आप बिल्कुल गलती न करें। बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन में। प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चों की आवश्यकताओं को किस प्रकार संबोधित किया जा सकता है? चुनौतीपूर्ण कार्य और निरस्ता दूर करने के लिए क्रियाकलाप देकर, वे प्रश्न देकर जिसमें अभिमुखी चिंतन की आवश्यकता है, प्रश्न हल करने के लिए विशिष्ट निर्देश उपलब्ध कराकर, रटने पर आधारित परीक्षा देकर। तो इसका आंसर हो जाएगा चुनौतीपूर्ण कार्य और निरस्ता दूर करने के लिए क्रियाकलाप देकर। क्वेश्चन नंबर 15, पठन वैफल्य बच्चों की पहचान किस प्रकार की जा सकती है? तो इसका आंसर मैं बता दूं, इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, उनके पढ़ने और लिखने की कौशलता के विश्लेषण से। तो इस प्रकार से हम 15 क्वेश्चन का आंसर आज बतलाए, जो मेरा क्वेश्चन पूछा गया था और मैंने किस प्रकार से टिक किया था। और उस दिन बहुत ही जो बच्चे आज जुड़े होंगे, जो स्टूडेंट, सॉरी बच्चे बोल रहे हैं, जो मेरे दोस्त जुड़े होंगे, वे सभी से कहना चाहता हूँ कि लगातार इस चैनल को फॉलो कर लें और
बता दूं कि मैं लगातार आप लोग के लिए सीटेट का वीडियो लगातार लाते रहूँगा। बस आप लोग क्या करेंगे, रेगुलर देख करके उससे सीखेंगे और अगले अगले जो एग्ज़ाम होंगे उसमें आप बेहतर प्रदर्शन कर पाएँ। तो थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे कल इसी चैनल पे। थैंक यू वेरी मच।